नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तरीके पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीए प्रवेश परीक्षा 2024 का मान अध्ययन का मॉडल पेपर 2019 का है। ठीक है ना। फटाफट इसे डाउनलोड कर लो और एक बार समझो, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कहीं नहीं जाना है। अगर आप टेलीग्राम पे आ चुके हैं तो जीएस का तड़का सर्च कर लेना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं 6397850110। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 का मॉडल पेपर सामान्य ज्ञान का है। ये है आपका पार्ट 2। देखिए, पहली बार तो हम 25 तक करा चुके हैं, अब हम कराएंगे 26 से 51 तक का। ठीक है ना। तो तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक जो बिग ऑफर आपके लिए मिला हो, बिल्कुल फ्री वाला, महासंग्राम वाला है। कौन सा? वो ये वाला कि किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, किसी भी ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम है बाबू भैया। कब से? 11 जून से। कब से है? 11 जून से। लग जाइए और शुरू कर दीजिए अपना जीएस का तड़का पे धड़ाधड़ क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है, तो हम शुरू करने वाले हैं 26 क्वेश्चन से। चलिए आइए शुरू करते हैं 26। निम्न में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी, सिक्के, चेक या फिर बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेक जो है वो एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। कैसे? देखो, आप तो देखो, करेंसी हो, चाहे सिक्के हो, चाहे बॉन्ड हो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ना, लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पैसे देने हैं और पैसे नहीं है, मान लो 50 का नोट नहीं है, या मान लो 5,000 का नोट नहीं है, 5,000 का नोट में नहीं होता, तो लोग सीरियस हो जाते हैं एकदम से। मान लो 2,000 का नोट नहीं, अब सही है ना। अब क्या होगा? नोट नहीं है तो एक चेक पकड़ा दिया 2,000 का, उस पर साइन करके कि भाई ले जाओ, तो वो क्या होगा? एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में आ गया। ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें एक कंपनियां देती हैं। ठीक है, बॉन्ड कंपनी देती है, सरकार देती है, करेंसी, नोट, सिक्के, ये सब सरकार के द्वारा आते हैं, आरबीआई के द्वारा आते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? सोचिए, जितना आपने सोचा है, जितना आपने लक्ष्य सोचा है, उस हाथ तक पहुंच ही नहीं पाए आप। ठीक है। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं, 5वीं, चौथी, 7वीं, कौन सी थी? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अच्छा ठीक है, तो इसका लक्षित विकास दर कितना था? इसका था 5.7%। और हम कितने पर पहुंचे थे? हम पहुंचे थे 3.3 पर। ठीक है। तो ये योजना कब आई थी? ये योजना आई थी 1969 से 1974 के बीच में। ठीक है ना। 1969 से 1974। बाकी जितनी भी, चाहे 8वीं हो, 5वीं हो, 7वीं, ये सब जितना लक्ष्य था, कभी कभी तो उससे ज्यादा निकल के चली गई बाबू भैया। जैसे मान लो कि अगर आप देखोगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका लक्ष्य वो कितना था? 4.4%। अब वो लेके कितनी गई? 4.8%। ठीक है। ऐसे 7वीं का था कि 5% से ज्यादा, 5% था और लेके चली गई 6%। 8वीं क्या था? 8वीं का 5.6 इन्होंने रखा था और लेके चली गई 6.8%। तो ये 5वीं हो, 7वीं हो, 8वीं, ये सब ज्यादा थी, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना कम थी। इसको आप नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की स्थिति को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 30 नवंबर 1900? बहुत पेट क्वेश्चन है, या तो आर्ट वाले ग्रुप में आता है या तो जीके जीएस वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है ना। कई बार मैं इसे बोल बोल के परेशान हो चुका हूं, मैं सिर्फ टिक लगाऊंगा भैया। 26 नवंबर 1949 को देखो, इस स्थिति को पूर्णता बनकर तैयार हो चुका था। तब तक 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इनका डेट जो पूर्णता लागू किया गया है, वो कब पूर्णता लागू किया गया है? वो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया गया? मैं बार बार बता चुका हूं कि 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और उसी समय जो है इस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को रखा गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलो, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद, या फिर संसद और राज्य? देखो, भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। वो बात अलग है कि 500 रुपया, एक रात पहले 500 रुपया और एक ठो ठर्रा, ठर्रा मतलब समझता हो? दारू बाबू, दे दो तो जहां मन हो तहां उंगली रखा लो। अच्छा, 500 रुपया एक ठेका मिल जाए तो उंगली रखा लो, ओट पे लगा लो। लेकिन अगर हम इतना बढ़िया नॉलेज देते तो तुमसे वही उंगली लाल वाले बटन पे, जो घंटी दिख रही है उस पे ना दबाया जा रहा है। बड़ा आए हैं, चलो लगा लो। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा सा मजा भी आ जाए मुझे भी। चलो ठीक है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या हो गया? भारत की जनता। देखो, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या अवशिष्ट विषय से? किससे संबंधित है? ये होता है समवर्ती सूची से। अच्छा, समवर्ती सूची, अच्छा देखो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ये किस अनुसूची में शामिल है? देखो, ये 7वीं अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 पार्ट है, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, और एक कौन सी है? समवर्ती सूची। ठीक है ना।
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो भी होगा वो केंद्र बनाएगा, यानी इसको केंद्र या फिर संघ सूची बोलते हैं। डन। राज्य सूची जो बनाएगा, राज्य सूची में जो भी पार्ट होंगे वो राज्य उसके अंदर कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची में जो पार्ट है उस पर राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा पे कहाँ चला गया है, शिक्षा चला गया समवर्ती सूची में। अच्छा, शिक्षा इससे पहले जो है वो अलग था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तो फिर वह कहाँ चला गया, उस संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 19, 21, 25, 33। देखो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 33। ठीक है ना। इसके संसद सदस्यों को सशस्त्र बलों यानी जवानों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है ना। चलें, देखो अनुच्छेद 19 क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आ जाता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको रहने की स्वतंत्रता है, आप कहीं और घूम सकते हैं, ये वो। देखो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। और अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा, कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार होता है। समझ में आ रहा है बाबू। चलो 25 में क्या है, 25 में देखो 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है। चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है। वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है या फिर प्राकृतिक अधिकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा यह एक वैधानिक अधिकार है। देखो इससे पहले ये कहाँ पे था, ये था आपका मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था पहले, मौलिक अधिकार में। लेकिन इससे क्या होता था कि जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई सड़क बनानी है, कहीं स्कूल बनाना, कहीं रेलवे पुल बनाना है, अब वो बार बार लोगों के पास जाती थी, वो कहती कि भैया मुझे जमीन दे दो, जमीन दे दो। अब अगर गवर्नमेंट इसे छीन ले तो ये कोर्ट पे चले जाते थे, और जब ये मौलिक अधिकार के तहत आप कोर्ट में जाएंगे ना तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट वाला कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब सरकार परेशान हो जाए, सरकार ने कहा इससे काम नहीं चलेगा बाबू, एक लाते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है ना। और इसको ला करके मौलिक अधिकार से खसका करके इसको कहाँ डाल देंगे, वैधानिक अधिकार में। और फिर कौन से अनुच्छेद में डाल दिया इसको, 301A में। ठीक है ना, 300 के काम में इसको डाल दिया गया। ठीक है, अब ये वैधानिक अधिकार हो गया। अब सरकार क्या करती है, उनसे जमीन ले लेती है और बदले में उन्हें मुआवजा दे देती है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना, लोक कल्याणकारी राज्य। भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अच्छा ठीक है भाई, ये हमारे किस भाग में आते हैं, ये आते हैं भाग 4 में, वो भी सही है। ठीक है, कितने से कितने अनुच्छेद तक आते हैं, तो 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेद में ये शामिल है। इतना समझ में आ गया। हाँ जरूर समझ में तो आना चाहिए। एक चीज और है आओ बताते हैं, जब लाइक से सब्सक्राइब करो तब तो ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए मतदान का 50% या कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो हमने आपको बताया था कि कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। ठीक है ना, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, चाहे आप मानो या ना मानो। दिलदारा और इधर आओ। अब देखो एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पकानी कोका दुयो दशम। क्या बताई थी, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है ना। अब आपको कंफर्म करना है कि ये कौन सी ट्रिक है राष्ट्रपति, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, अब बार बार बताऊंगा तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो या ध्यान से उसको लिख नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो कम से कम ट्रिक तो लिख लिया करो। आ जाओ। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति में एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। देखो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या हो जाएगा, ये कि शक्ति पुंजों से तटस्थता। अब देखो शक्ति पुंज, शक्ति पुंज वो जैसे अरे यार शक्तिमान और तमराज के लिए वाला शक्ति पुंज नहीं कि मणि पुंज है इसको ले जाओ आधा तुम आधा हम, नहीं। एक्चुअली था क्या कि एक देश हो गया आपका यूएसए, कौन हो गया, यूएसए, और एक देश हो गया आपका यूएसएसआर। ठीक है ना, तो इनकी विचारधारा अलग चल रही थी और इनकी विचारधारा अलग चल रही थी, तो ये चाहते थे कि कुछ देशों को हम समेट लें जो हमारी विचारधारा पे चले, और कुछ देश हमारे समाज में आए जो हमारी विचार। इसमें इंडिया बन गया, निकल के बाहर आया। अब इंडिया का क्या है ना कि भारत में तो गली गली में नेता पाए जाते हैं, यकीन मानो। तो इंडिया ने कहा इनके तरफ ना इनके तरफ, हमार अपना, हम खुद एक नेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत में हर जगह हर आदमी क्या है, अपने आप में एक नेता ही है बाबू भैया। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, शक्ति पुंजों से तटस्थता,
तो ये इंडिया ने वो गुट निरपेक्ष अपनाया था, इसीलिए आप सुनते हैं ना गुट निरपेक्ष देशों में कौन शामिल है, वो इंडिया शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1961 को। कब हुई थी, अप्रैल 1961 को। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है ना, बेलग्रेड। अब आप मुझे बताएंगे कि बेलग्रेड कहाँ पर है, ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। डन। चलिए, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी यूएनओ का सदस्य, यूएन का सदस्य कब बना, यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना, 1945 में, 47 में, 50 में या 54 में। देखिए, भारत यूएन का सदस्य बना था 1945 में। अच्छा, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब यूएन का सदस्य 1945 में बन गए और आजादी 1947 में हुई, तो उस समय तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, मतलब क्या नाम है, 1945 में। लेकिन ऐसा नहीं, भारत जो है वो यूएन का सदस्य कब बन चुका था, 1945 में। डन। चलिए, नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति या फिर व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्ति करना। भाई, आपको विश्व व्यापार करना है ना, अगर आपका व्यापार विश्व में फैलाना है तो इसका मतलब कि जो भी प्रतिबंध है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, उसको हटाइए, तभी तो व्यापार कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इससे पहले क्या आया था, देखो, विश्व व्यापार संगठन बोला है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई। और इससे पहले एक आदमी आए थे, इनकी मम्मी थी, उनका नाम क्या था, गैट। क्या नाम था, गैट। अच्छा, तो गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। नहीं, ट्रैफिक नहीं, टैरिफ, ठीक है ना, टैरिफ एंड ट्रेड। अब देखो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये किसका फुल फॉर्म है, ये गैट का फुल फॉर्म, ठीक है ना। गैट का फुल फॉर्म, गैट कब बना था, देखो, गैट लागू हो चुका था 1 जनवरी 1948 को, गैट उधर चल रहा था, और फिर आया गैट को और विस्तारित किया गया, तो वो क्या बना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है बाबू, 1 जनवरी 1995 को। चलें आगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। नहीं नहीं, खखेल नहीं है, खखेल कौन सा खेल हो सकता है भाई, सिर्फ खेल होगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। देखो, अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। कौन सा, द्रोणाचार्य। तो वो कौन थे, ये कोच कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण, खेल में प्रशिक्षण कौन करवाएगा, वो थे द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें द्रोणाचार्य की एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है और कुछ रुपए दिए जाते हैं। डन बाबू, इतना समझ में आ गया कि नहीं, नहीं कहो कि हमें समझ नहीं, और दादा ये क्या हो रहा है। डन। चलिए, रुपयों की संख्या कितनी होती है, 5 लाख रुपए। डन। चलिए, रुपए की मात्रा 5 लाख। आज 7 का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, मतलब अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा। तो आज 7 का नोबेल जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाने लगा। कब, 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, वो दिया जाता है प्रत्येक साल 10 दिसंबर को। डन। चलिए, नेक्स्ट है कि स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, जिम कार्बन, सैयद माउंटगोमरी, वाल्मीकि थापर, या फिर अतुल सेठी। पहले एक जवाब सुन लो कि जो करंट वाले बुक्स हैं और उनके राइटर्स, उसकी मैंने एक जो है वीडियो बना दी है, 3 वीडियो उसकी लेके आने वाला हूँ। नहीं, 2 वीडियो पढ़ चुकी है, तीसरी वीडियो आ चुकी है, आने वाली है कल। तो आप तीनों वीडियो याद कर लो, कम से कम 40 बुक्स ऐसे हैं और मैंने याद कराए हैं, प्रॉपर मैंने याद कराए हैं, खुद बैठ के, जैसे होता है ना कि सामने बैठ के ऐसे फेमस कियाऊंगा तुम्हें, ऐसे याद कराऊंगा। बस केवल लाइक से सब्सक्राइब करो गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, सही बता रहा। चलो, 40वां का सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाल्मीकि थापर। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि थापर। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसकी है, वाल्मीकि थापर की है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर हवाई अड्डा जो स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया, गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा में, पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। वीर सावरकर, अब पूछता क्या है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो वनडे एग्जाम्स हो जाता है कि ये कहां पर, तो कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ऑप्शन बी है चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या फिर चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और फिर किर्गिस्तान। देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। अब इसमें समस्या क्या है, अब आप ये समझो कि इसमें जो है SCO में, ये देखो पुराना पेपर है, कब का है, ये 2019 का। कब का पेपर है ये, 2019 का। अब SCO की संख्या बढ़ चुकी है,
ठीक है ना। तो एससीओ की संख्या बढ़ चुकी है, तो कौन कौन उसमें शामिल है? देखो, सबसे पहली बात मध्य एशिया के देश उठाओगे, लेकिन मध्य एशिया के देश में से सिर्फ एक देश ऐसे, जैसे मध्य एशिया में तुम्हें बता रहा हूँ, पहले तो आप दो देश ये लिख लो, चीन और रूस। ये समझ में आ गया। अब देखो, एक देश आपका हो गया कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया? तजाकिस्तान, रूस, चीन, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान और फिर किर्गिस्तान। क्या हो गया? किर्गिस्तान। देखो, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, उसमें से एक देश है तुर्कमेनिस्तान। ध्यान से सुनना, यही तो खेल है यहाँ पे, इसीलिए तो रुक गया हूं महाराज। एक देश है तुर्कमेनिस्तान, यही एससीओ में शामिल ही नहीं है। बाकी ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, 4 ये और 5 ये, तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान जो है वो एससीओ में शामिल नहीं है भैया। खाली यही 4 शामिल है, ठीक है ना, मध्य एशिया से। बाकी चीन हो गया, रूस हो गया, अभी हाल ही में कौन शामिल हो गया था? भारत शामिल हुआ, फिर कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान शामिल हुआ है, और फिर अभी अभी लेटेस्ट 2023 में एक देश शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? ईरान, ठीक है ना। ईरान जो है इसमें शामिल हुआ है। कुछ समझ में आ गया? और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका पहला सम्मेलन हुआ था 2001 में, ठीक है ना। कहाँ पर? संघाई में। आगे बढ़े हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें नहीं लगा सकते बाबू, क्योंकि ये 2019 का पेपर है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये बाबू भैया 2019 का पेपर है। अब इसमें आप देखो क्या ही लगा सकते हो, इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। देखो ऐसे, चीन है, रूस है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, लेकिन मैंने जो बताया वो कौन सा तान नहीं है? वो तुर्कमेनिस्तान, वही जो है एससीओ में शामिल नहीं हुआ है। बाकी अभी लेटेस्ट 2023 में कौन शामिल हुआ है? वो ईरान है। डन है, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, या फिर इनमें से कोई? देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका कौन सा है? पारसेक, ठीक है ना। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो एक पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। डन हो गया भैया। चलिए, नेक्स्ट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पैराडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन या राइबोफ्लोविन। तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B6 का जो नाम है उसका नाम क्या है? वो है आपका राइबोफ्लोविन। अरे पैराडॉक्सिन क्या है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन। अच्छा ठीक है भैया। नियासिन कौन सा होता है? नियासिन B5 में आता है। नियासिन किस में आता है? B5 में। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, B12 में आता है, कई बार आ चुका है ये तो। चलो इस बार पूछ लिया कि विटामिन B6 का नाम बताइए, पैराडॉक्सिन है, पर साइनोकोबाल्मिन नॉर्मली पूछ लेता है, ठीक है ना। राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन B2 पे आता है। किस पे आता है? B2 पे। तो B2 कौन हो गया? राइबोफ्लोविन। B12 साइनोकोबाल्मिन, B5 नियासिन हो गया, B6 जो है पैराडॉक्सिन हो गया। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, फेरेल या कॉपरनिकस? देखो, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक कब लिखी थी? 1687 में। क्या लिखी थी? उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। चलिए, प्रिंसिपिया जो है वो न्यूटन की पुस्तक है, कब लिखी? 1687 में। डीटीपी का विस्तार करें, यानी कि डेस्कटॉप का फुल फॉर्म बताइए। डीटीपी, देखिए डेस्कटॉप का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डेस्क डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 47 का कौन सा जवाब हो जाएगा? साइट्रिक, बेंजोइक, फॉर्मिक, एसिटिक? इसका सही जवाब क्या है? बेंजोइक एसिड। कौन सा जवाब है? बेंजोइक एसिड। अब साइट्रिक एसिड किस लिए? ये धातुओं को साफ करने के लिए होता है, जैसे तांबा वांबा ये सब हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इन सबको साफ करने के लिए साइट्रिक एसिड का यूज। बेंजोइक एसिड क्या होगा? दवा और खाद्य पदार्थों में। तो फार्मिक एसिड किस लिए होता है बाबू? ये जीवाणु नाशक के लिए। हे बाबू भैया, तो जीवाणु नाशक है, आदमी नाशक ना ही ना समझो कि हाँ मार के निपटाई दी। एसिटिक एसिड ये किसके लिए? विलायक के रूप में। एसिटिक एसिड किस रूप में है? विलायक के रूप में। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? ऑप्शन आपका तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर केंद्रीय तंत्र, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्र। अब बताइए ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु वो बहुत एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र वो भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा क्या नाम होता है? स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। देखो, मस्तिष्क मिल जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क हो गया। अरे यार भैया, हाथ से लिखना पड़ रहा है, ना सब्सक्राइब करबो ना कुछ करबो, पैसा आएगा नहीं, लिख पाएंगे नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जब मिलाएंगे तो क्या बन के आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। डन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग वर्णांतता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, उपार्जित रोग है, आनुवंशिक रोग है या जन्मजात रोग है? देखिए 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये एक आनुवंशिक रोग है और जब रंग वर्णांतता आती है तो आपको ना रेड दिखेगा ना ग्रीन दिखेगा, ठीक है ना। रेड और ग्रीन में आप अंतर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि चीनी यात्री, भैया थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो महाराज। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। कौन आया था? फायान। अच्छा ठीक है। एक आया था हुएनसांग। कौन आया था? हुएनसांग, ठीक है ना। हुएनसांग किसके समय में आया था? वो आया था हर्षवर्धन के समय। एक आया था चंद्रगुप्त, अगर आप ये मान लो कि चंद्रगुप्त प्रथम है तो नहीं, अगर आप ये कर लो कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपने ये पूछा चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, तो वो आए थे मेगस्थनीज। कौन आए थे? मेगस्थनीज। डन हो गया। अच्छा अब एक नाम और है, अच्छा पहले हटा दो। अब एक नाम और है, वो नाम क्या है? देखो महमूद गजनवी। गजनवी के समय कौन आया था? उतबी आए थे, बैहाकी आए थे, फिरदौसी आए थे और फिर आए थे अलबरनी। ये समझ में आ गया? ये किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ आए थे, ठीक है ना। अब एक नाम और रह जाएगा, वो नाम कौन सा है? जैसे कि इब्ने बतूता। क्या है? अरे बहुत नहीं लायक से ललका घंटवा तो लोग दिखात नहीं बे कि तोहरे लोग चश्मा पहन के घूमे लो बाबू। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता किसके समय आया था? एमबीटी के समय, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत का एक राजा जो तुगलक वंश का था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या था? वो था 1325 से 1351 तक। डन। 1325 से 1351। चले हम। चलिए आज का क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक विजिट कर लिए तो भाई साहब थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब मारते रहिएगा और हाँ लोगों का सम्मान करते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। और एक चीज जो भैया सबसे बड़ा है वो है 10,000 क्वेश्चनों का महासंग्राम 11 जून से, ठीक है ना। तो अपने जानने पहचानने वालों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।